गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स, ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम आपके सामने है, भारत का स्थिति व विस्तार। देखिए, जैसा कि हमने जब सिलेबस को हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये जो टॉपिक है ये इंडियन ज्योग्राफी का मूल है। इस टॉपिक को समझे बिना हम नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक को समझना है, भौतिक प्रदेश को समझना है या क्लाइमेट को समझना है, तो उससे पहले हमें भारत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी कि इसको मैं भारत का स्थिति व विस्तार भी कह सकता हूँ, या इसी को हम कह सकते हैं भारत का सामान्य परिचय, यानी कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन कह दो या जनरल इंट्रोडक्शन कह दो। तो इसी टॉपिक को हम भारत का सामान्य परिचय भी कह सकते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, उन चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो हम इसमें नामकरण की बात करेंगे। नामकरण को हमें पढ़ना है कि भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा। देखिए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके नोटबुक में एक जो पूरा परफॉर्मा है वो होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है, हम टॉपिक के पॉइंट्स को जाने बिना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ हम यही देखने वाले हैं। देखिए, एक हम नामकरण को समझेंगे, उसके अलावा हम स्थिति को समझेंगे, भारत के अक्षांशीय मान को समझेंगे, भारत के देशांतरीय मान को समझेंगे, भारत की आकृति कैसी है इसको हम जानेंगे कि किस प्रकार की आकृति है भारत की। उसके अलावा हम बात करेंगे भारत के कोणीय बिंदुओं की कि भारत के कौन कौन से बिंदु हैं। जिस तरीके से हम राजस्थान के कोणीय बिंदु देखते हैं उसी तरीके से हम इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम भारत का क्षेत्रफल देखेंगे। इस क्षेत्रफल को हम दोनों तरीके से ही देखेंगे, वर्ग किलोमीटर में भी और वर्ग मील में भी। और भारत के क्षेत्रफल की हम विश्व के संदर्भ में तुलना भी करेंगे भाई, तो हम यहाँ क्षेत्रफल को भी पढ़ेंगे। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे सीमा की, भारत की बाउंड्री की। जो भारत की जो बाउंड्री है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि देखिए, वैसे तो भारत का प्रत्येक राज्य कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को जब टच कर रहा है तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, पर वो हमसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। जैसे कि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमसे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पूछी जाती है, वो बात अलग है। यहाँ हम केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे और उसके दोनों प्रकार हम पढ़ेंगे, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। यानी कि हम कहें तत्वों के आधार पर ये दो प्रकार हो जाएंगे, वाटर बाउंड्री और स्थलीय सीमा। तो ये दोनों बाउंड्री हमें पढ़नी है भारत की। उसके बाद हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और उसके बाद करेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैं समझता हूँ किसी भी टॉपिक को पढ़ना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ उसके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक को जानना जरूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले इस टॉपिक के नामकरण को जान रहे हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। क्या उसको प्रारंभ से ही भारत कह रहे हैं या वर्तमान में भारत कहने लगे हैं, तो इनको हम जान रहे हैं। देखिए, भारत को कई सारे उपनाम दिए गए हैं। हम कह रहे हैं कि भाई भारत को कई सारे उपनाम दिए गए हैं। उन उपनामों में से ही एक नाम में आर्यवर्त, जो आर्यों की भूमि होने के कारण पड़ा। किसकी भूमि होने के कारण भाई? आर्यों की भूमि होने के कारण पड़ा। देखिए, और एक नाम जो दिया जाता है वो है जम्बूद्वीप, जो कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्यवर्त का, कि आर्यों की भूमि होने के कारण भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। देखिए, अफगानिस्तान से यानी कि मध्य एशिया की तरफ से आर्य लोग आए, और आर्य लोग आके भारत के यहाँ मध्य भाग में, यानी कि इधर हिमालय पर्वत और इधर विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में जो बसे उस भाग को कहा गया आर्यावर्त। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल से आर्यों की भूमि होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया भाई? आर्यावर्त। तो आर्यों की भूमि होने के कारण इसको नाम दिया गया आर्यावर्त। तो आर्यों की भूमि होने के कारण इसको नाम दिया गया आर्यवर्त, जो कि आर्य मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आने के बाद वो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच में यहाँ जो बसे उस हिस्से को कहा गया आर्यवर्त। तो हम कह रहे हैं कि आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा?
प्राचीन काल से आर्यों की भूमि होने के कारण। अगला जो नाम है, अगला नाम है जम्बूद्वीप। देखिए बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है, देखिए जम्बूद्वीप क्यों कहा गया, ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में भारत में जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए क्या नाम दे दिया भाई, जामुन के वृक्षों की अधिकता थी इसलिए क्या नाम दे दिया, जम्बूद्वीप। एक नाम में अल हिंद, अल वरूनी नाम के एक विद्वान हुए जिनकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के लिए जो नाम दिया उस नाम को हम कह रहे हैं अल हिंद। एक नाम जो हमें मिलता है भारत राजा भरत के नाम पर, देखिए विश्वामित्र, ये कथा आपने सुनी होगी, ये कहानी आपने सुनी होगी बचपन में। विश्वामित्र और मेनका से एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम था शकुंतला, और इस शकुंतला से आगे जाके जन्म होता है भरत का, और इस राजा भरत के नाम पर ही भारत का नाम आगे जाकर पड़ गया भारत। भारत को एक नाम और दिया जाता है महाभारत में, भारतवर्ष। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि यहां से जब ये आर्य लोग आए तो ये कबीलों के रूप में आए, ये 5 कबीलों के रूप में आए, जिनमें से एक कबीला जिसका नाम था तो यहाँ ये कई कबीलों के रूप में आए, जिसमें से ये 5 कबीले थे, तो एक कबीले के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत का, भारतवर्ष, जिसको हम महाभारत में भी जान रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो आर्य लोग, जो ऐसा कहा जाता है कि मूलतः ये अफगानिस्तान के निवासी थे, यहाँ से ये जब इंडिया में आए तो ये आके बसे हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच में, जिसके कारण भारत को एक नाम दिया गया आर्यावर्त। उसके अलावा ये लोग जिस कबीलों के रूप में आए उनमें से एक कबीले के नाम पर भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा भरत, किससे हुआ भाई, दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र हुआ उसका नाम था भरत, और राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया, भारत। तो हम कह रहे हैं एक तो नाम भारत के लिए दिया जाता है आर्यवर्त, एक नाम भारत के लिए दिया गया जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथों में, एक नाम हम देख रहे हैं कि अल हिंद दिया जा रहा है जो कि अरबी विद्वान ने दिया जिसका नाम था अल वरूनी, और एक नाम दिया जाता है भारत को हिंदुस्तान। तो अगले नाम की अगर हम चर्चा करें तो अगला नाम है आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो दिया वो ईरानियों ने दिया, किसने दिया, ईरानियों ने। देखिए ईरानी आक्रमणकारी इराक और ईरान, यहाँ से जब ये इंडिया में आए अफगानिस्तान होते हुए, तो यहाँ से एक नदी बहती थी जिस नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ये नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ये तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती हुई ये पाकिस्तान में जाती है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, पर वर्तमान में पाकिस्तान अलग देश के रूप में जाना जा रहा है। तो हम कह रहे हैं ये जो नदी है जिसको आप कह रहे हैं सिंधु नदी, ये तिब्बत से निकल रही है, नदी का नाम है सिंधु नदी। ईरानी लोग जो कि इराक और ईरान से आए, यहाँ हम पढ़ते हैं दजला और फरात नदियों को भी पढ़ते हैं, आगे हम बड़ी ज्योग्राफी में इनका डिस्कशन देखेंगे। दजला और फरात, एक नदी पढ़ेंगे दजला और एक नदी पढ़ेंगे फरात, 2 नदियां हम पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये ईरानी लोग अफगानिस्तान होते हुए जब पाकिस्तान में आए और भारत में जब इन्होंने प्रवेश किया तो ये सबसे पहले सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे, क्योंकि भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो ज़्यादातर भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से हुए। अब ऐसा क्यों था, उसका रीज़न था भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से इसलिए हुए ज़्यादातर आक्रमण क्योंकि ये हिस्सा जो था यहाँ से आना आक्रमणकारियों के लिए आसान था, क्योंकि उत्तरी हिस्से में जो हमारी हिफाजत कर रहा था वो हिमालय कर रहा था, तो यहाँ से आना मुश्किल था। जबकि हम इन हिस्से में देखें तो यहाँ अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए वो ज़्यादातर उत्तर पश्चिम दिशा से आए, क्योंकि वो स्थलीय मार्ग था और वहाँ उस स्थलीय मार्ग से आना उनके लिए आसान था। इसलिए चाहे यूनानियों की बात करो,
चाहे ईरानियों की बात करो, चाहे आर्य लोगों की बात करो, वो सारे लोग भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करके ही आए, क्योंकि उत्तर दिशा में तो हिमालय था, इसलिए यहाँ से आना मुश्किल था। और इधर अरब सागर था और इधर बंगाल की खाड़ी, क्योंकि उस जमाने में जो जलीय क्षेत्र जो होता था उनको क्रॉस करना उतना आसान नहीं होता था, क्योंकि उस तरीके की टेक्नोलॉजी सेनाओं के पास नहीं हुआ करती थी। वर्तमान में तो खैर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि जलीय सीमा को भी भेद सकती हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत जलीय सीमा स्थलीय सीमा पर तो अपनी सेना लगाता ही है, वहाँ तो चौकसी करता ही है, साथ ही साथ वो जलीय सीमा पर भी भारतीय नौसेना के रूप में भी अपनी फोर्स लगाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिम दिशा से हुए। उनमें से एक आक्रमण ईरानियों ने किया। ईरानी आक्रमणकारी जब सबसे पहले आए तो भारत में सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे, और सिंधु नदी के क्षेत्र में आके जब ये बसे तो इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या नाम दिया भाई? हिंदू नदी। तो हम पढ़ रहे थे कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिम दिशा से हुए। उनमें से एक आक्रमण ईरानियों ने किया, और ईरानियों ने जब आक्रमण किया तो ये सबसे पहले आके बसे सिंधु नदी के क्षेत्र में, और ये स वर्ण को है वर्ण उच्चारित करते थे। स वर्ण को क्या उच्चारित करते थे? है वर्ण। इसीलिए ये सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लग गए। ये एक क्षेत्रीय भाषा का दोष होता है हिंदी में। हम कई जगह देखेंगे कि भारत में भी हम देखेंगे वो क वर्ण को ख वर्ण बोलते हैं, प वर्ण को ख बोलते हैं, तो ये दोष होता है। उसी तरीके से ये लोग भी स को है बोल रहे थे, और ये सबसे पहले आके बसे सिंधु नदी के क्षेत्र में, और इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी। और आगे जाकर इन्होंने इस सिंधु नदी के लोगों को कहा हिंद प्रदेश के लोग, और यही शब्द आगे कन्वर्ट होके हिंदुस्तान बना। तो हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम जो दिया वो ईरानियों ने दिया, क्योंकि वो सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे, स वर्ण को है वर्ण उच्चारित करते थे, सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहते थे, वहाँ के लोगों को हिंद प्रदेश के लोग कहते थे, और आगे जाकर यही शब्द क्या बन गया? हिंदुस्तान। आगे अगर हम बात करें, अगला नाम है आपका इंडिया। इंडिया जो नाम दिया है वो यूनानियों ने दिया है। इंडिया नाम जो दिया है वो यूनानियों ने दिया है। अब देखिए, यूनानी लोग जो थे तो टर्की में एक जगह है उसका नाम है मिलेटस, और मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरिया, और एक ग्रीस जिसको आप वर्तमान में जान रहे हैं। देखिए, मिलेटस, ग्रीस और सिकंदरिया, ये हिस्सा मिलके कहलाता था यूनान। क्या कहलाता था? यूनान। और यूनानी लोग जब आए भारत में तो यूनानी लोगों ने यहाँ वो भी ईरानियों की तरह सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे। कहाँ के बसे? सिंधु नदी के क्षेत्र में। और इन्होंने सिंधु नदी को जो नाम दिया वो नाम दिया इंडस। इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और यहाँ सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और यहाँ के लोगों को पुकारा इंडोई। आगे जाकर यही शब्द बन गया इंडिया। आगे जाकर यही शब्द बन गया इंडिया। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत के लिए जो इंडिया नाम जो दिया वो यूनानियों ने दिया, जो कि मिलेटस, सिकंदरिया और ग्रीस के रूप में हम जान रहे हैं। यहाँ से वो लोग आए, यूनानी लोग, और यूनानी लोग जब आए तो सबसे पहले सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे। ये चीज़ हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि भारत में जितने भी ज़्यादातर आक्रमण हुए वो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से हुए, क्योंकि वो एक ऐसी दिशा थी जहाँ से आक्रमणकारियों के लिए आसान था, क्योंकि वो एक स्थलीय मार्ग था। और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जब आक्रमणकारी आए तो सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे, और इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और इंडस के आसपास के जो लोग थे उनको नाम दिया इंडोई, और इस इंडोई से ही आगे जाके शब्द बना इंडिया। तो हम कह रहे हैं कि ये सारे नाम भारत को दिए गए। उसके अलावा भारत के लिए अन्य नाम भी मिल सकते हैं आपको। नागद्वीप भी मिल सकता है, सोने की चिड़िया भी इसको कहते हैं, ब्रह्मवर्त भी इसको कहते हैं, और भी कई सारे नाम आपको मिल सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत को जो नाम दिए गए हैं वो किस किस तरीके से दिए गए हैं, हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि आर्यवर्त नाम जो दिया गया आर्यों की भूमि होने के कारण दिया गया, क्योंकि आर्यों की भूमि जो थी भारत में, हम ऐसा कह रहे थे भाई इधर ये विंध्याचल पर्वतमाला
और इधर जो हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ आर्य लोग रहते थे और इस भूमि को हम कह रहे थे आर्यवर्त, यानी कि आर्यों की भूमि। जम्बू द्वीप जो नाम दिया गया है बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है, यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें नाम दिया गया है। ऐसा कह रहे हैं कि उस समय जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए नाम दे दिया जम्बूद्वीप। अल हिंद जो नाम दिया गया है वो अल वरुणी विद्वान ने दिया अपनी पुस्तक किताबे उल हिंद में। उसके अलावा भारत जो नाम पड़ा वो राजा भरत के नाम पर पड़ा, और ऐसा कह रहे हैं कि ये जो हमें वर्णन मिलता है ये वायु पुराण में मिलता है। ये जो वर्णन हमें मिलता है ये वायु पुराण में मिलता है, और विष्णु पुराण में भारत के प्रादेशिक भाग का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि ऐसा कहा गया है कि हिमालय और हिंद महासागर के बीच के क्षेत्र को भारत कहते हैं। ऐसा हमें कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। जबकि ये जो भारत शब्द जो हमें मिलता है ये वायु पुराण में मिलता है। हिंदुस्तान नाम जो दिया ईरानियों ने दिया। ईरानी आक्रमणकारी सबसे पहले भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश किए और ये आके सिंधु नदी के क्षेत्र में बसे। ये स वर्ण को है वर्ण उच्चारित करते थे, इसलिए नाम क्या पड़ा? ये स को है उच्चारित करते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू कहते थे, और हिंदू के आसपास के लोगों को ये हिंद प्रदेश के लोग कहते थे, और यही शब्द कन्वर्ट होकर आगे जाके बन गया हिंदुस्तान। इंडिया नाम जो दिया वो यूनानियों ने दिया, पर यहाँ लिखा हुआ है नोट, अनुच्छेद 1 के अनुसार केवल 2 नाम स्वीकार किए गए हैं। यानी कि भारत के काफ़ी सारे नाम आपको मिलेंगे। जिस तरीके से आपके घर के नाम होते हैं, किसी का नाम पिंटू हो सकता है, चिंटू हो सकता है, कोई और भी नाम आपको मिल सकते हैं, यानी कि जैसे जिनको आप प्यार की भाषा में निक नेम कहते हैं, तो आपके घर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, पर वैलिड नेम वही होगा, वैलिड नेम वही होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा, आपके आधार कार्ड में होगा। उसी तरीके से भारत के कई सारे उपनाम आपको पढ़ने को मिलते हैं, पर जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के अनुसार या कानूनी रूप में या वैधानिक रूप में भारत के निम्न में से कौन कौन से नाम हैं, तो वहां केवल आपको 2 ही नामों पर टिक करना है, एक तो इंडिया और एक भारत, क्योंकि और कोई नाम भारत को नहीं दिया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। आप विदेश घूमने गए और वहाँ आप चाहे दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं जम्बूद्वीप से आया हूँ, मैं अल हिंद से आया हूँ, वो आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अल हिंद को अल कायदा समझ लें और आप फिर गलती से फंस जाएं। ठीक है, ये मजाक वाली बात है, पर वास्तविकता ये है कि वहाँ इन नामों का तात्पर्य नहीं है उनकी नज़र में। उनकी नज़र में केवल 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। हम भावनात्मक रूप से हिंदुस्तान को भी पुकार रहे हैं, क्योंकि जब भी हम नाम लेते हैं तो कई बार जय हिंद जय भारत साथ में बोलते हैं, तो भावनात्मक रूप से हम इन सारे नामों को पुकार रहे हैं। पर अगर हम देखें फाइनली तो आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार केवल 2 ही नाम है, एक तो नाम है आपका भारत और एक नाम है इंडिया। इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम पर। हम कह रहे हैं कि भाई अफगानी लोग, यानी कि जो आर्य लोग जो थे वो अफगान से आए, वो आके इंडिया में बसे हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में, जिनको आर्य कहा गया, और आर्यों की भूमि होने के कारण भारत को नाम दिया गया आर्यवर्त। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई ये जो ईरानी लोग आए ये भी इस खैबर दर्रे से, इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। भारत में ज़्यादातर जो भी आक्रमणकारी प्रवेश किए इसी दर्रे से किए। तो खैबर दर्रे से जब ईरानी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए तो वो सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे। कौन सी नदी के क्षेत्र में आके बसे? सिंधु नदी के क्षेत्र में आके बसे, यहाँ पे आके बसे वो, और उन्होंने यहाँ के इस सिंधु नदी को सवर्ण को हैवर्ण पुकारते थे, इसलिए इसको नाम दिया हिंदू, और यहाँ के लोगों को नाम दिया हिंदुस्तान, यानी सॉरी यहाँ के देश को नाम दिया हिंदुस्तान, यहाँ के लोगों को वो कहते थे हिंद प्रदेश के। तो हिंदुस्तान शब्द ईरानियों ने दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई यूनानी लोग जो आए, जो कि मिलेटस, ग्रीस और सिकंदरिया से थे, वो आए अफगानिस्तान होते हुए। जब वो भारत में आए तो उन्होंने भी सिंधु नदी के क्षेत्र में सबसे पहले अपना पड़ाव डाला, और जब वो सिंधु नदी के क्षेत्र में बसे तो उन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और यहाँ के लोगों को नाम दिया इंडोई, और आगे जाकर ये शब्द बन गया इंडिया। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि एक नाम मिलता है भारत। भारत जो नाम मिलता है वो भरतजन, एक जो कबीला था भरतजन, उस कबीले के नाम के आधार पर पड़ा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई ये वायु पुराण में जो वर्णन मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, जिसको राजा भरत कहते हैं, उसके नाम पर नाम क्या पड़ा? भारत। पर फाइनली हम ये कह रहे हैं कि भारत को संविधान में केवल 2 ही नाम दिए गए, एक तो भारत और एक इंडिया। इन नामों का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा
प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्न में से भारत के नाम हैं, निम्न में से भारत के नाम हैं। ये आपको प्रश्न उसने दे दिया, निम्न में से भारत के नाम है, और यहाँ उसने दे रखा है भारत, दूसरा दे रखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, एक दे रखा है उसने इंडिया, एक दे रखा है उसने आर्यवर्त, और एक उसने दे रखा है सभी। तो आंसर क्या होगा आपका? निम्न में से भारत के नाम है, तो नाम तो सारे ही हैं भाई। और यही प्रश्न अगर उसने दिया होता कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार या कानूनी रूप में, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार निम्न में से भारत के नाम है, अगर ये प्रश्न होता तो फिर वो आपको ऑप्शन ऐसे सेट करके देता, 1 व 2, बी में 2 व 3, सी में 1 व 3, और डी में सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि या फिर आप आंसर क्या करते भाई, भारत 1 में मिल रहा है, इंडिया 3 में मिल रहा है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होता है 1 व 3। तो प्रश्न पूछा जाए निम्न में से भारत के नाम है, तो आपको फिर जो भी उपनाम दे रखे हैं भारत के हिसाब से वो आपको कर देने। और प्रश्न पूछा जाए संविधान के अनुसार भारत के नाम है, तो वहां केवल आपको भारत और इंडिया को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि संविधान में केवल इन 2 नामों का ही उल्लेख है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि भाई भारत के नाम भारत कैसे पढ़े, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे भारत की आकृति कैसी है, भारत का अक्षांशीय मान कैसा है, कितना है, और कौन से गोलार्ध में वो स्थित है। तो 2-3 चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नामकरण के अलावा हम डिस्कशन करेंगे उसकी आकृति का, उसके अक्षांशीय मान का, उसके देशांतरीय मान का, और साथ ही साथ हम उसके अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ जानेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सीमा पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। आप लोग सहयोग करेंगे तभी हमें कार्य करने के लिए एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आपका सहयोग ही वो माध्यम होगा जो हमें इस यात्रा में मंजिल तक पहुँचाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।